जय हिंद साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो ये क्लास हमारी उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसका थोड़ा पार्ट रह गया था, तो उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई? तो ये दुधई में पाई गई। कहाँ है? नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ये दुधई में पाई गई। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे यह स्थित था, कहाँ है? कौशाम्बी में है। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। आगे है, उत्तर भारत का बायोटेक पार्क अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। आगे है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। ये UPPCS ACF RFO मेंस में पूछा गया सवाल है। आगे है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। उसके बाद में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर पर्यटन द्वारा किस उपनाम को अपनाया गया है? ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये समग्रता उपागम को अपनाया गया है। आगे है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? तो ये लखनऊ को कहते हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा, ये 5 जनपद, 5 स्थान शामिल हैं बुंदेलखंड सर्किट में। आगे है, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो ये आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। कहाँ से? आगरा से ग्रेटर नोएडा में। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है चैप्टर नंबर 11। इसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। एक बार ऐतिहासिक परिदृश्य देख लेते हैं मैप के अनुसार। एक मिनट, यह है आलमगीरपुर। कपास उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेरठ से। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो ये मेरठ जिले में पड़ता है। आगे है लहुरा देव। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। कहाँ से? संत कबीर नगर से। कहाँ से मिला था? तो संत कबीर नगर से मिला था। उसके बाद में है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर जिले में हुआ था। आगे है प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे? तो सराय नहर है यहाँ, और 14 सवाधान के साक्ष्य तथा महदहा गार्तावास के साक्ष्य, हड्डियों की आभूषण एवं मृग श्रृंग के छल्लों की माला मिली थी। कहाँ मिली थी? तो ये प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुए थे साक्ष्य। उसके बाद में है प्रयागराज में चौपानी मांडो यानी झोपड़ियों एवं मिट्टी के बने बर्तनों के अवशेष मिले थे। कहाँ? प्रयागराज से। उसके बाद में कोल्डी हवा। कोल्डी हवा किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस चीज़ का साक्ष्य मिला था? तो वहाँ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? प्रयागराज के कोल्डी हवा से। आगे दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में सारनाथ जो जगह है
वहाँ से महात्मा बुद्ध को प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ से महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसको हम कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये हो गया ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश के बारे में। उसके बाद में अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। उत्तर प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना है। उत्तर प्रदेश आर्य संस्कृति का वाहक रहा है। यहाँ का इतिहास आर्यों से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक निरंतर प्राप्त होता है। प्रदेश की धरती पर महाभारत, रामायण, पुराण सरीखे महाकाव्य लिखे गए तथा महाभारत जैसे युद्ध की केंद्र स्थली रहा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना रहा है। उत्तर प्रदेश आर्य संस्कृति का वाहक रहा है। यहाँ का इतिहास आर्यों से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक निरंतर प्राप्त होता है। प्रदेश की धरती पर महाभारत, रामायण और पुराण सरीखे महाकाव्य लिखे गए तथा महाभारत जैसे युद्ध की केंद्र स्थली रहा है। प्रयाग में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला इसके वैभव एवं सांस्कृतिक उच्चता का परिचायक है। प्रयाग में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला इसके वैभव एवं सांस्कृतिक उच्चता का परिचायक है। आगे है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। कुरु, पंचाल, वत्स, काशी जैसे राज्यों का उदय एवं सम्राट अशोक के कई जनहितकारी कार्यों का साक्षी उत्तर प्रदेश प्रशासनिक और आर्थिक उन्नति के लिए भी जाना जाता रहा है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर प्रदेश प्रसिद्धि के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। मध्यकालीन शासन व्यवस्था में अकबर का शासनकाल विशेष उल्लेखनीय रहा है। आगे है ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध विद्रोह में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद में आगे है नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा सहारनपुर जिले से ताम्र पाषाणिक यानी ताम्र के औजार सांस्कृतिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, प्रयागराज की बेलन घाटी तथा चकिया यानी चंदौली नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, प्रयागराज के बेलन घाटी तथा चकिया यानी चंदौली नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। उसके बाद में पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के लगभग सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के लगभग सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित हैं। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ के सराय नहर राय। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ के सराय नहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में सराय नहर राय में उत्खनन कार्य प्रोफेसर जी.आर. शर्मा द्वारा किया गया। सराय नहर राय में उत्खनन कार्य प्रोफेसर जी.आर. शर्मा द्वारा किया गया। सराय नहर से 14 समाधान मिले हैं जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की तरफ है। यहाँ से 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है प्रतापगढ़ के एक अन्य स्थल महदहा से गारतावास के साक्ष्य के साथ साथ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं, मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण मिले हैं। प्रतापगढ़ के एक अन्य स्थल महदहा से गारतावास के साक्ष्य के साथ साथ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं, मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण भी मिले हैं। उसके बाद में दोस्तों महदहा से बारहसिंघा, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर, कछुए और पत्तियों की भी अवशेष मिले हैं। महदहा से बारहसिंघा, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर, कछुए और
पत्तियों के भी अवशेष मिले हैं। उसके बाद में प्रतापगढ़ के दमदमा पुरास्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण व आभूषण गर्त चूल्हे तथा 41 समाधान मिले हैं। प्रतापगढ़ के दमदमा पुरास्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण व आभूषण गर्त चूल्हे तथा 41 समाधान मिले हैं। आगे है मध्य पाषाणकालीन पाषाण संस्कृति साक्ष्य प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील के चौपानी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन पाषाण संस्कृति साक्ष्य प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील के चौपानी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे है प्रदेश में नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, सरायनहर, प्रतापगढ़ में मिले हैं। प्रदेश में नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र, बुंदेलखंड, सरायनहर, राय, प्रतापगढ़ में मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, जहां से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, जहां से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान को माना जाता है। इस स्थल से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है को माना जाता था। इस स्थल से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में कोल्डी हवा प्रयागराज में स्थित है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य स्थल माना जाता है। कोल्डी हवा को चावल का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश में हड़प्पा कालीन साक्ष्य आलमगीरपुर, हुकास, मांडी गांव आदि से प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रदेश में हड़प्पा कालीन साक्ष्य आलमगीरपुर, हुकास, मांडी गांव आदि से प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद में दोस्तों प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। उत्तर वैदिक संस्कृत का मुख्य केंद्र मध्य देश था। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। उत्तर वैदिक संस्कृत का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ यानी अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ यानी भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद कुरु, काशी, पंचाल, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स और सूरसेन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है इस समय वर्तमान समय में। ठीक है, तो चलिए अब हम मैप के अनुसार देखते हैं जो 8 महाजनपद हैं मैप के अनुसार कहाँ कहाँ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पहला है कुरु महाजनपद, राजधानी इसकी क्या है इंद्रप्रस्थ। राजधानी क्या है इंद्रप्रस्थ। अब कुरु महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तो एक आता है आपका पहला बागपत जिला, उसके बाद में है गाजियाबाद, उसके बाद में गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद में मेरठ। यानी 4 जिला कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में है सूरसेन महाजनपद, इधर से देख लें। कुरु के बाद पंचाल महाजनपद इसकी राजधानी क्या है
अहिक्षेत्र अहिक्षेत्र। तो पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो एक आता है पहला बरेली, दूसरा बदायूं, तीसरा फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यानी 3 ज़िले, उत्तर प्रदेश के 3 ज़िले अभी जो हैं पंचाल महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में है कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। अब कौशल महाजनपद के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो एक हो गया बहराइच, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा बलरामपुर और चौथा गोंडा, पांचवा अयोध्या और छठा अकबरपुर टांडा, यानी अकबरपुर आता है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 ज़िले हो गए कौशल महाजनपद के अंतर्गत, जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या होती थी? श्रावस्ती। आगे है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद, मल्ल के अंतर्गत आता था कुशीनगर जिला, देवरिया जिला और बस 2 ही ज़िले आते थे मल्ल महाजनपद के अंतर्गत। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। उसके बाद में आपका अब इधर से देखते हैं, इधर से देखते चले आ रहे हैं। उसके बाद में मल्ल के बाद आ गया काशी। काशी के अंतर्गत केवल एक ज़िला आता था जो है वाराणसी। नहीं, काशी के अंदर आपका आ जाएगा, काशी के अंदर आएगा आपका वाराणसी। उसके बाद में मिर्ज़ापुर, चंदौली और यह है संत रविदास नगर। वाराणसी, संत रविदास नगर और मिर्ज़ापुर और चंदौली, यानी 4 ज़िले आपके काशी महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। और काशी महाजनपद की राजधानी क्या है? वाराणसी। आगे है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। तो इसके अंतर्गत आपके केवल 2 ज़िले आते थे, एक पहला है प्रयागराज और दूसरा है कौशाम्बी। 2 ज़िले आते थे वत्स महाजनपद के अंतर्गत, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। उसके बाद में दोस्तों चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। राजधानी क्या थी? शक्तिमती। यानी इसके अंतर्गत ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आपका चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। पहला है ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ठीक है, यानी 5 ज़िले आपके चेदी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। चेदी के बाद आपका हो जाएगा सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद केवल मथुरा ज़िले के अंतर्गत आता था, सूरसेन महाजनपद। तो ये आपके 8 महाजनपद हो गए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जो मैप के अनुसार हमने आपको दिखा दिया। उसके बाद में कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत आते थे उनको भी बता दिया। उसके बाद में आगे देखते हैं, तो ये उसी का लिखित रूप है। महाजनपद, राजधानी और वर्तमान स्थिति। पहले मैंने आपको मैप के अनुसार समझा दिया, अब एक लिखित रूप में देख लेते हैं। काशी के अंतर्गत वाराणसी इसकी राजधानी है। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र काशी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में कौशल, राजधानी है श्रावस्ती व साकेत यानी अयोध्या। कौशल की राजधानी श्रावस्ती व साकेत है। ये अवध क्षेत्र का जो 4-5 जिला बताया था मैंने वो आता है। उसके बाद में है आपका कुरु। कुरु में की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र ये आता है आपका कुरु महाजनपद के अंतर्गत, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद में वत्स की राजधानी कौशाम्बी। प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? वत्स महाजनपद के अंतर्गत। उसके बाद में सूरसेन यानी मथुरा इसकी राजधानी है। मथुरा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सूरसेन महाजनपद। उसके बाद में मल्ल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी कुशीनगर। देवरिया कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र ये क्या कहलाता है? मल्ल महाजनपद। उसके बाद में है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद,
तो इसकी राजधानी सूक्तमती या सोथीवती। ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र आता है, जैसे झांसी, ललितपुर, ये 4-5 जिला है, चित्रकूट वगैरह, ये आता है चेंदी महाजनपद के अंतर्गत। उसके बाद में पांचाल की राजधानी है अहिच्छित्र यानी रामनगर एवं काम्पिल किसे कहते हैं, फर्रुखाबाद को, अहिच्छित्र यानी रामनगर को। इसका क्षेत्र है बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद का क्षेत्र जो है वो आता है इसके अंतर्गत, पंचाल महाजनपद के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद में अब आगे है शतपथ ब्राह्मण। अगला पॉइंट है, शतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। यह महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। शतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। यह महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती एवं दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगधों की राजधानी थी। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगधों की राजधानी थी। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। आगे दोस्तों, कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी था। इस नगर को हूण नेता तोरमाड़ ने अधिक क्षति पहुंचाई। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी था। इस नगर को हूण नेता तोरमाड़ ने अधिक क्षति पहुंचाई। आगे दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो नए धर्मों जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो नए धर्मों जैन व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन दोनों धर्मों का उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रभाव पड़ा। मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। आगे है तीर्थंकर, जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है। जो 24 तीर्थंकर थे, उनमें से कुछ तीर्थंकरों का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तीर्थंकर का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर जन्म स्थान, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये अयोध्या में है। अजीतनाथ का भी अयोध्या में है। उसके बाद में संभवनाथ थे जैन तीर्थंकर, तो इनका हुआ श्रावस्ती जिले में हुआ था। उसके बाद में अभिनंदन नाथ का हुआ था अयोध्या में अभिनंदन का जन्म स्थान है। उसके बाद में सुमित नाथ का भी अयोध्या में है। सुमित नाथ का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या में। उसके बाद में पद्म प्रभु इनका जन्म स्थान है कौशाम्बी में। कहाँ है? कौशाम्बी में। उसके बाद में सुपार्श्वनाथ इनका जन्म स्थान है वाराणसी में। उसके बाद में विमलनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? काम्पिल यानी फर्रुखाबाद में। उसके बाद में है अनंतनाथ का जन्म स्थान है अयोध्या है। उसके बाद में पार्श्वनाथ का वाराणसी में। यानी सबसे ज़्यादा जो जैन तीर्थंकर जिसका जन्म हुआ सबसे ज़्यादा अयोध्या के हैं। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ ऋषिपतन पहुँचे, जहाँ अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ यानी ऋषिपतन पहुँचे, जहाँ अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। आगे दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उसके बाद में है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में मल्लों की राजधानी कुशीनारा यानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई।
इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की अवस्था में मल्लों की राजधानी कुशीनारा यानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। उसके बाद में बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा। बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा। अगला पॉइंट है काम्पिल यानी बदायूं एवं फर्रुखाबाद के मध्य स्थित का क्षेत्र जो है उसको क्या कहते हैं, काम्पिल। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। काम्पिल क्या था, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे है सोहगौरा। एक एक पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना, इसको देख लेना सही से, क्योंकि यहीं से आपके सवाल बन जाएंगे सीधा सीधा कि सोहगौरा ये काम्पिल प्राचीन काल का शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। आगे ऑप्शन आ जाएगा काम्पिल, बदायूं, फर्रुखाबाद, ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये फिर से सही से देख लेना है आपको वीडियो पूरी सही से मन चित लगा के, जिससे आपको कोई एग्जाम में दिक्कत ना पड़े। अगला पॉइंट है सोहगौरा ताम्रलेख गोरखपुर जनपद में स्थित है। अब यही पूछ लेगा सोहगौरा ताम्रलेख कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिया रहेगा बदायूं, फर्रुखाबाद, गोरखपुर। आपको पता रहेगा, आप पढ़े रहोगे जब तो आंसर टिक कर पाओगे, नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको एक बार दो बार एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो पूरा, जब से सही दिमाग में सेट हो जाएगा। सोहगौरा ताम्रलेख गोरखपुर जनपद में स्थित था। यह अभिलेख मौर्यकालीन है, जिससे पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति को जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। सोहगौरा ताम्रलेख गोरखपुर जनपद में स्थित था। यह अभिलेख मौर्यकालीन है, जिससे पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख उत्कीर्ण है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख उत्कीर्ण है। अगला पॉइंट है सारनाथ का स्तंभ लेख, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया, के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया। सारनाथ का स्तंभ लेख, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया, के शीर्ष पर बने, यानी सारनाथ का जो स्तंभ लेख है उसके शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह घोषित कर दिया। मेरठ के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित करवाया गया। मेरठ के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित करवाया गया। यानी मेरठ का जो स्तंभ लेख था उसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में तथा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को अकबर ने प्रयाग के किले यानी इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। उसके बाद प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी कौन थी, कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब यहाँ पूछ लिया जाएगा कि अशोक की रानी कौन थी। ऑप्शन दिया रहेगा कारुवाकी, ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो आप पढ़े रहोगे तभी आप टिक कर लगा पाओगे सही से, नहीं तो आप गलत करके चले आओगे या छोड़ दोगे। अशोक निर्मित अहरौरा अभिलेख राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में है। अशोक निर्मित अहरौरा अभिलेख राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में है। अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और उसने महर्षि पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और उसने महर्षि पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उत्तर वैदिक युग से संबद्ध स्थल
उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अंतरजी खेड़ा, यानी अंतरजी खेड़ा कहाँ है? कासगंज से गैरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अंतरजी खेड़ा, ये कहाँ है? कासगंज जिले में, से गैरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से शुंग कुषाण तथा गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से शुंग कुषाण तथा गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है अहिचित्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के 200 से 300 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं। अहिचित्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के 200 से 300 ईस्वी प्राप्त हुए हैं। आगे है अहिचित्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अहिचित्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। कुषाण शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कुषाण शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। मथुरा कला शैली का जन्म कनिष्क के काल में मथुरा में हुआ। मथुरा शैली का जन्म कनिष्क के काल में मथुरा में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। पहली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय मथुरा कला शैली को दिया जाता है। पहली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय मथुरा कला शैली को दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों प्रयागराज के गढ़वा से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त के 1 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज के गढ़वा से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त के 1 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में साथियों गाजीपुर से प्राप्त हुए भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्रों एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। गाजीपुर से प्राप्त हुए भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था। राज्य के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थल से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राज्य के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थल से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में है यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में 10वां अवतार मंदिर उल्लेखनीय है। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में 10वां अवतार मंदिर उल्लेखनीय है। अगला पॉइंट है भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर राज्य के कानपुर जिले में स्थित है जो केवल ईंटों से बना है। भीतरगांव का मंदिर राज्य के कानपुर जिले में स्थित है जो केवल ईंटों से बना हुआ है। इसके बाद में आगे है ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद में सारनाथ में ही धमेक स्तूप है जिसे अशोक ने 249 ईस्वी में इसी स्थान पर बनाने का आदेश दिया था और यह 500 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ। फायान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। सारनाथ में ही धमेक स्तूप है जिसे अशोक ने 249 ईसा पूर्व में इसी स्थान पर बनाने का आदेश दिया था और यह 500 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ। फायान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। उसके बाद में प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध था? कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद में हर्ष ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन के काल में समृद्धि के कारण महोदय श्री तथा महोदय नगर कहलाता था। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज समृद्धि के कारण महोदय श्री तथा महोदय नगर कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है
कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों पाल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों को मिली। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों पाल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों को मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। यहाँ से कुषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में हुलासखेड़ा से कुषाणकालीन 200 मीटर लंबी तथा लंबी सड़क सुनियोजित जल निकाली व्यवस्था, चांदी के आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा तथा गुप्त कालीन दुर्ग के भग्नावशेष, चांदी तांबे के सिक्के तथा मोहरे छापे भी प्राप्त हुई हैं। हुलासखेड़ा से कुषाणकालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, चांदी के आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा तथा गुप्त कालीन दुर्ग के भग्नावशेष, चांदी तांबे के सिक्के तथा मोहरे की छापें भी प्राप्त हुई हैं। अगला है, हर्षवर्धन का 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख शाहजहांपुर जिले के बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख है। हर्षवर्धन का 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख शाहजहांपुर जिले के बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। उसके बाद में है दोस्तों, बौद्ध मतानुसार संकीसा में भगवान बुद्ध इंद्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए थे। बौद्ध मतानुसार संकीसा में भगवान बुद्ध इंद्र ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए थे। किसके अनुसार? संकीसा के अनुसार भगवान बुद्ध और इंद्र और ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर सीधे अवतरित हुए थे। उसके बाद दोस्तों मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। 1831 ईस्वी में महोबा में नन्नूग ने चंदेल वंश की स्थापना की। 1831 ईस्वी में महोबा में नन्नूग ने चंदेल वंश की स्थापना की। किसने की? नन्नूग ने चंदेल वंश की स्थापना की। चंदेलों का राज्य जेजाग भुक्ति के नाम से चर्चित था। चंदेलों का राज्य जेजाग भुक्ति नाम से चर्चित था। यह बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है। इसकी राजधानी महोबा थी। इसकी राजधानी क्या थी? महोबा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चंदेल राजाओं के स्थापत्य के नमूने आज भी खजुराहो में विद्यमान हैं। चंदेल राजाओं के स्थापत्य के नमूने आज भी खजुराहो में विद्यमान हैं। उसके बाद में है 1018 से 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया। 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश में 2 नए नगरों फिरोजाबाद एवं जौनपुर का निर्माण कराया। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश में 2 नए नगरों फिरोजाबाद और जौनपुर का निर्माण कराया। उसके बाद में जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में करवाया। किसकी याद में करवाया? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की याद में
और किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया जौनपुर का निर्माण। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे है 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ख्वाजा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सार्की साम्राज्य की स्थापना की। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सार्की साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है सार्की शासन के दौरान जौनपुर को सिराज हिंद यानी पूर्व का सिराज कहा जाता था। सार्की शासन के दौरान जौनपुर को सिराज हिंद यानी पूर्व का सिराज कहा जाता था। उसके बाद में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा करवाया गया। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद में सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा कहाँ है, प्रयागराज के निकट है। कड़ा एक जगह का नाम है। सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा प्रयागराज के निकट महत्वपूर्ण एकता सूबा था। यानी महत्वपूर्ण सूबा कौन सा था, तो ये प्रयागराज के निकट एक कड़ा जगह है, वो मुगल काल एवं सल्तनत काल का महत्वपूर्ण सूबा था। यानी ये महत्वपूर्ण एकता जिसे सूबा कहते थे। ठीक है, आगे है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। वापस कड़ा आने के बाद उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। वापस कड़ा आने के बाद उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता यानी सूबा था। बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता था यानी सूबा था। बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से ही था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से ही था। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। उसके बाद में है राज्य में स्थापित मुगल कालीन स्थापत्य प्रमुख स्थापत्य स्थिति और निर्माता कौन था। जामा मस्जिद ये कहाँ है, तो ये संभल जिले में है। ठीक है, किसने करवाया था निर्माण किसका, तो बाबर ने करवाया था। आगरा का किला ये आगरा जिले में है और किसने करवाया था निर्माण, अकबर ने। इलाहाबाद का किला प्रयागराज में है और ये अकबर ने बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सिकरी में है और किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था इसे। बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सिकरी में है और किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। उसके बाद में पंचमहल फतेहपुर सिकरी में है और बनवाया किसने था, अकबर ने बनवाया था। खास महल फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। जोधाबाई महल किसने बनवाया था, तो ये फतेहपुर सिकरी में भी है ये भी और अकबर ने बनवाया था। बीरबल महल किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ये कहाँ, फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद जहांगीरी महल ये कहाँ है, ये आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। उसके बाद में एतमा-उद-दौला का मकबरा ये आगरा में है और एक किसने बनवाया था, नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने, नूरजहाँ ने। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ये सिकंदरा में है और किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट है न्याय की जंजीर
ये कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। और किसने बनवाया था? जहांगीर ने। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। मोती मस्जिद किसने बनवाया था? आगरा में, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। यानी दो स्थापत्य जो हैं वो शाहजहां ने बनवाया था। आगे है, नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था। अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल का संबंध सीतापुर से तथा बीरबल का संबंध कालपी से था। अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल का संबंध सीतापुर से तथा बीरबल का संबंध कालपी से था। 1545 में कलिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। 1545 में ईस्वी में कलिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां द्वारा दिल्ली के मुगलों की राजधानी बनाने से पूर्व तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। शाहजहां द्वारा दिल्ली को मुगलों की राजधानी बनाने से पूर्व तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद में बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। उसके बाद में अकबर फतेहपुर सिकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। अकबर फतेहपुर सिकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। सलीम यानी जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में हुआ था। सलीम यानी जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में हुआ था। 1659 में औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में शाह शुजा को 1659 में औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। जिसे 1613 में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण कराया था। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण कराया था। उसके बाद में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता सूरजमल ने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा घोषित की थी। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता सूरजमल ने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा घोषित की थी। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। 1732 ईस्वी में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। 1732 ईस्वी में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को सौंप दिया था। अब आ गया उत्तर मध्य काल के बारे में। ठीक है, उत्तर मध्य काल के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। अवध मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सूबा था। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। उसके बाद में शहादत खां यानी बुरहान उल मुल्क नाम था इनका, शहादत खां का। 1732 में अवध का प्रथम नवाब था। ये 1732 में अवध का प्रथम नवाब था। 1732 ईस्वी में ही उसने एक स्वायत्त राज्य के रूप में अवध की स्थापना की। 1732 ईस्वी में ही उसने
उसने एक स्वायत्त राज्य के रूप में अवध की स्थापना की। अवध के नवाब और कार्यकाल, अवध के नवाब की लिस्ट है और ये उनका कार्यकाल है। तो शहादत खां ये 1732 से लेकर 1739 तक ये अवध के नवाब थे। उसके बाद में सफदरजंग 1739 से 1754 ईस्वी तक थे। सफदरजंग 1739 से 1754 ईस्वी तक। उसके बाद में शुजा-उद-दौला ये थे 1754 से 1775 तक। 1754 से 1775 तक अवध के नवाब थे। उसके बाद में आसफ-उद-दौला ये 1775 से 1797 तक आसफ-उद-दौला अवध के नवाब थे। वजीर अली ये 1797 से 1798 एक साल के लिए वजीर अली अवध के नवाब हुए। शहादत अली खां ये 1798 से 1814 ईस्वी तक। उसके बाद में गाजी-उद्दीन हैदर ये 1814 से 1827 ईस्वी तक। 1814 से 1827 ईस्वी तक अवध के नवाब हुए। उसके बाद में नसीरुद्दीन हैदर ये 1827 से 1837 यानी 10 साल के लिए नासिरुद्दीन हैदर ये अवध के नवाब हुए। उसके बाद में मोहम्मद अली शाह ये हुए 1837 से 1842 तक यानी 7-5-12 यानी 5 साल के लिए ये अवध के नवाब हुए। उसके बाद में अमजद अली शाह ये हुए 1842 से 1847 ईस्वी तक। 1842 से 1847 ईस्वी तक अमजद अली शाह अवध के नवाब थे। उसके बाद में वाजिद अली शाह ये 1847 से 1856 ईस्वी तक अवध के नवाब थे। वाजिद अली कब से कब तक थे? तो ये 1847 से 1856 यानी 8 साल तक ये थे। उसके बाद में है आगे अगला पॉइंट है 1764 ईस्वी में हुए बक्सर युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से परंतु पराजित हुए। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संध बक्सर युद्ध के उपरांत अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह के मध्य हुई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है शुजा-उद-दौला ने 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। शुजा-उद-दौला ने 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद यानी अयोध्या में स्थित है। उसके बाद में अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद यानी अयोध्या से लखनऊ स्थापित की। अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ में स्थापित की। आसफ-उद-दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। आसफ-उद-दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। उसके बाद में है इसी संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। इसी संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। आसफ-उद-दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। आसफ-उद-दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है आसफ-उद-दौला ने 1784 में लखनऊ में रूमी दरवाज़ा का निर्माण करवाया। इसका निर्माण अकाल के दौरान रोजगार सृजन करने हेतु कराया गया था। इसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे तुर्की गेट के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। ठीक है, आगे है 1797 शहादत अली खां ने
इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। 1797 में शहादत अली खान ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। 1801 ईस्वी में शहादत अली खान ने बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। आगे चलकर शहादत अली खान को राजा की उपाधि दी गई। 1801 ईस्वी में शहादत अली खान ने बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। आगे चलकर शहादत अली खान को राजा की उपाधि दी गई। 1808 ईस्वी में सुरक्षा की गारंटी के बदले अवध के नवाब शहादत अली खान ने गोरखपुर, रोहिलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर व इटावा के क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिए थे। 1808 ईस्वी में सुरक्षा की गारंटी के बदले अवध के नवाब शहादत अली ने गोरखपुर, रोहिलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर व इटावा के क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिए थे। उसके बाद में वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था। कभी पूछ लिया जाएगा कि अवध का शासक कौन था, तो वाजिद अली शाह था। उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद में 1836 ईस्वी में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 ईस्वी में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया था। उस समय इस प्रांत में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। उसके बाद में है 1857 का विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश। 1857 का विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था और उत्तर प्रदेश से क्या रिलेटेड है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, जो विद्रोह की समाप्ति के बाद भारत का प्रथम वायसराय भी बना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो विद्रोह की समाप्ति के बाद भारत का प्रथम वायसराय भी बना। 1857 के विद्रोह को वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को वीर सावरकर जी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। आगे है 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट मुर्शिदाबाद के निकट बैरकपुर में मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी हैं। ये मंगल पांडे कहाँ के निवासी हैं? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी हैं। ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर लेफ्टिनेंट ह्यूसन एवं बाग पर गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट मुर्शिदाबाद के निकट बैरकपुर में मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर लेफ्टिनेंट ह्यूसन एवं बाग पर गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है 10 मई 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत मेरठ से हुई। इस आंदोलन का तात्कालिक कारण कारतूसों, सुअर व गाय की चर्बी होना था। 10 मई 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत मेरठ से हुई। इस आंदोलन का तात्कालिक कारण कारतूसों में सुअर व गाय की चर्बी होना था। अब हम 1857 से विद्रोह के बारे में देखते हैं। कौन सा शहर और कौन उसका सेनापति था, कौन से शहर और कौन सा सेनापति था। कानपुर का सेनापति नाना साहब व तात्या टोपे थे, और ब्रिटिश सेनापति कौन था? कैंपबेल था। उसके बाद में लखनऊ का बेगम हजरत महल थी भारतीय सेनापति लखनऊ की। इसका और ब्रिटिश सेनापति कौन था? कैंपबेल ही था। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी की सेनापति कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और ब्रिटिश सेनापति कौन था? ह्यूरोज। इलाहाबाद यानी प्रयागराज की संधि हुई 1857, तो उसका सेनानायक कौन था यानी सेनापति कौन था? तो लियाकत अली थे। इलाहाबाद के कौन थे? लियाकत अली। और ब्रिटिश की तरफ से कौन था? कर्नल नील। उसके बाद में फैजाबाद मोहम्मद अहमद उल्लाह
मोहम्मद अहमदुल्ला ये थे भारतीय, मतलब भारतीय सेनापति थे फैजाबाद की तरफ से मोहम्मद अहमदुल्ला। और ब्रिटिश सेनापति कौन था? कर्नल नील। उसके बाद में बरेली का था खान बहादुर खान थे भारतीय सेनापति के सेनानायक। और ब्रिटिश सेनानायक था कैंपबेल। उसके बाद में 1857 में इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड थे। 1857 के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड थे। अवध क्षेत्र में ही अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया। अवध क्षेत्र में ही अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे ने अपनी गनीमी काबा रणनीति यानी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे ने अपनी गनीमी काबा रणनीति यानी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया तथा प्रदेश की राजधानी को आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। 1935 ईस्वी में लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया तथा प्रदेश की राजधानी को आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। 1935 ईस्वी में लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। शिवदयाल साहब ने 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। शिवदयाल साहब ने 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। उसके बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतबी एवं राशिद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद यानी उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसों की स्थापना कर देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई। अंग्रेजी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद यानी उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसों की स्थापना कर देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1863 ईस्वी में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1863 ईस्वी में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। नेक्स्ट है वर्ष 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे वर्ष 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे वर्ष 1916 ईस्वी में इसे महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया। उसके बाद में प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में देखते हैं। प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में वर्ष 1947 तक प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे।
वर्ष 1947 तक प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वाधिक 3 अधिवेशन लखनऊ एवं इलाहाबाद में हुए। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक 3 अधिवेशन लखनऊ एवं इलाहाबाद में हुए। 1888 में हुआ। इलाहाबाद में अध्यक्ष स्थान कौन था? 4 जुलाई। विशेष कौन था? कांग्रेस का संविधान तय किया गया। कांग्रेस का संविधान तय किया गया। उसके बाद में 1892 में इलाहाबाद में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके अध्यक्ष और इंग्लैंड में प्रस्तावित था। ये इंग्लैंड में प्रस्तावित था। उसके बाद में ये पहले इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन हुआ कहाँ? इलाहाबाद में। उसके बाद में 1899 में हुआ लखनऊ में। ये इसके अध्यक्ष कौन से? रमेश चंद्र दत्त थे। उसके बाद में दोस्तों 1905 में हुआ। ये हुआ बनारस में यानी वाराणसी में और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई थी इसी अधिवेशन में। 1905 वाले अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1910 में हुआ था। 1910 में हुआ और ये कहाँ हुआ? इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम वेंडरबर्न थे इसके अध्यक्ष। उसके बाद में 1916 में हुआ। कहाँ हुआ? ये लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस और लीग का समझौता कराना। उसके बाद में 1925 में हुआ। कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थी इसकी अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षा कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है 1936 में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। 1936 में हुआ। कहाँ? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद में है 1946 में कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ और इसके अध्यक्ष थे आचार्य जे बी कृपलानी थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। जून 1920 में इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी। जून 1920 में इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर हुई घटना के कारण स्थगित कर दिया गया। इस घटना में 1 थानेदार सहित 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर हुई घटना के कारण स्थगित कर दिया गया। इस घटना में 1 थानेदार सहित 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सी.आर. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सी.आर. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। बाबू शिव प्रसाद और भगवान दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की। बाबू शिव प्रसाद और भगवान दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है सितंबर 1924 में कानपुर में सत्य भगत ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की एवं पेरियार की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन कानपुर में हुआ। सितंबर 1924 में कानपुर में सत्य भगत ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की एवं पेरियार की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन कानपुर में हुआ। वर्ष 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की। वर्ष 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। 17 अक्टूबर 1920 में
1920 ईस्वी को बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। नेक्स्ट है एका आंदोलन वर्ष। एका आंदोलन वर्ष 1920 से 22 ईस्वी में अवध के किसानों द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। इस आंदोलन का क्षेत्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र हरदोई, बहराइच, सीतापुर और सुल्तानपुर था। एका आंदोलन वर्ष 1920 से 1922 ईस्वी में अवध के किसानों द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। इस आंदोलन का क्षेत्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र हरदोई, बहराइच, सीतापुर और सुल्तानपुर था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वर्ष 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की गई। इस संगठन में सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि क्रांतिकारी शामिल थे। वर्ष 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की गई। इस संगठन में सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि क्रांतिकारी शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। क्रांतिकारी कौन कौन थे? वह स्थान जहां पर फांसी दी गई, क्रांतिकारियों को जहां पर फांसी दी गई उसके कारण उस जगह का नाम। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को दिया गई गोरखपुर में फांसी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई फांसी? गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ दी गई फांसी? तो ये दी गई फैजाबाद अयोध्या में। अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई? फैजाबाद अयोध्या में। नेक्स्ट है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई? तो ये गोंडा में दी गई, गोंडा में। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई? गोंडा जिले में दी गई। नेक्स्ट है रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई? तो ये नैनी प्रयागराज में दी गई, नैनी प्रयागराज में दी गई। रोशन सिंह को फांसी नैनी प्रयागराज में दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति प्राप्त हो गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में सन 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में सन 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम समांतर राष्ट्रीय सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम समांतर राष्ट्रीय सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से भी जाना जाता था। चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है वर्ष 1936 में लखनऊ में प्रोफेसर एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक एवं स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। वर्ष 1936 में लखनऊ में प्रोफेसर एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक एवं स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय सेना सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 9 अप्रैल 1938 को मद्य निषेध यानी गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा और मैनपुरी जिलों को चुना गया। 9 अप्रैल 1938 को मद्य निषेध यानी मदिरा का निषेध गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा और मैनपुर जिलों को चुना गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के स्वरूप में परिवर्तन किया गया। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी से
अलग करके बनाया गया तथा 1836 ईस्वी में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया एवं इसका मुख्यालय आगरा को बनाया गया। 1836 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया तथा 1836 ईस्वी में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया एवं इसका मुख्यालय आगरा को बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1856 ईस्वी में डलहौजी द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। 1856 ईस्वी में डलहौजी द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1858 ईस्वी में इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। 1858 ईस्वी में इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। उसके बाद में 1869 ईस्वी में आगरा से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करके इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया। 1869 ईस्वी में आगरा से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करके इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1870 में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध का कर दिया गया। 1870 में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया, जबकि 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। उसके बाद में दोस्तों नवंबर 1925 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बना रहा। नवंबर 1925 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बना रहा। लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना की गई। लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना की गई। वर्ष 1937 में इस प्रांत का नाम संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। वर्ष 1937 में इस प्रांत का नाम संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ यह भारतीय संघ का एक राज्य बना। 24 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ यह भारतीय संघ का एक राज्य बन गया। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम कैप्सूल, यानी जो किसी भी एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इस चैप्टर से पूछे गए सवाल हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कानपुर में बुलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ये पीसीएस माइंस इंस्पेक्टर में पूछा 2022 में पूछा गया सवाल है। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? निम्बार्क। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो कौन था? निम्बार्क। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था। नेक्स्ट है चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान की भौगोलिक स्थिति है, तो ये भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। कौन सा जिला है? तो ये है चंदावर का युद्ध यहाँ हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट है, उसके बाद में है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये हुलास सिंधु घाटी सभ्यता ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा एक क्रांतिकारी
काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। तो खुदीराम बोस थे, ये काकोरी ट्रेन कांड से नहीं संबंधित थे, भगत जी के साथ से। ठीक है। उसके बाद में वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो इसके शुरुआती चैप्टर में ही मैंने बताया था 8 जनपद हैं। कुरु, पंचाल, काशी, अहिचित्र, सूरसेन, ऐसे करके टोटल 8 जनपद जो हैं महाजनपद वो उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद में जौनपुर के सारकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सारकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हुसैन शाह था। नेक्स्ट है 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। कौन नहीं शामिल था? तो यमी अंसारी नहीं शामिल था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये कलिंजर राज्य के विरुद्ध था। नेक्स्ट है कन्नौज पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कन्नौज पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो ये राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल। नेक्स्ट है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। ठीक है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर को कहा जाता था। और सिराज हिंद जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता है। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 में। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 में अंग्रेजों का अधिकार प्रयागराज के किले पर स्थापित हुआ। नेक्स्ट है किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1833 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है किस नगर को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है? किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो ये कन्नौज को जाना जाता है। इसका नाम था पहले कन्नौज का कानकुब्ज। उसके बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो ये दी गई गोरखपुर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। उत्तर प्रदेश स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। आगे है इसके नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी? लखनऊ 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1936 में लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया? लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो एन जी रंगा को चुना गया था। किसको चुना गया था? एन जी रंगा को। नेक्स्ट है अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो ये 1856 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1856 ईस्वी में। उसके बाद में महालावड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महालावड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई। ठीक है। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह है नैमिषारण्य, यह सीतापुर जिले में। ठीक है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया
था वह स्थान कहाँ है? नैमिषारण्य में। उसके बाद में आपका अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? पटियाले यानी कासगंज से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद में जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। यहाँ भृगु भरा जाएगा खाली स्थान पर। ठीक है, भृगु। उसके बाद में रोमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ शहर में स्थित है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ है? किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ है? तो अम्बेडकर नगर जिले में है किछौछा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ है? तो ये अम्बेडकर नगर में है। ठीक है। नेक्स्ट है भव्य जैन स्तूप के अवशेष भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि मथुरा कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि मथुरा में स्थित है। जौनपुर के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। इब्राहिम सरकी के द्वारा, कहाँ किसने बनाया था? इब्राहिम सरकी के द्वारा अटाला मस्जिद एवं अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। इसके बाद में उत्तर प्रदेश खाली जगह है, यहाँ क्या बताया जाएगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखा। नेक्स्ट है परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म कहाँ हुआ? गोरखपुर में। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में हुआ था। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो ये नाना साहब थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? नाना साहब। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो इसका नाम है बेगम हजरत महल। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो इनका नाम है बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? तो चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये जौनपुर में। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये जौनपुर में स्थित है। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1865 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो नवाब की उपाधि अपनाई थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। कौन से जिले में है? तो ये बस्ती जिले में है। ठीक है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कहाँ है? बिठूर में। बिठूर यानी कानपुर में। ठीक है। उसके बाद में चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जिजाज भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड जाना जाता था। ठीक है। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जिजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो ये बुंदेलखंड। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड को। 6वीं शताब्दी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड को। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज के भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। यहाँ कन्नौज खाली जगह पे कन्नौज भरा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सूरसेन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता सूरसेन महाजनपद कहलाता था। ठीक है। अभी भी सूरसेन महाजनपद मथुरा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सूरसेन। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे?
उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जगह स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 12 कला और संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद साथियों।